हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन। एक्चुअल में ये भी रिलेटेड ही है एबायोटिक फैक्टर से, चूँकि एबायोटिक फैक्टर ही ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करती है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में एडेप्टेड है तो वो एबायोटिक फैक्टर के कारण है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे लें तो जो पोलर रीजन में अगर कोई मान लो सपोज दैट पोलर बियर रह रहा है तो वहाँ के लिए एडेप्टेड है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप है। वो 3 तरीके की होती हैं, या तो मॉर्फोलॉजिकल होती है, या तो फिजियोलॉजिकल होती है, या तो बिहेवियरल होती है। 3 तरीके से एडेप्टेड है। कैमल अगर डेजर्ट में है तो भी 3 तरीके से एडेप्टेड है। कैक्टस अगर वहाँ पे एडेप्टेड है डेजर्ट में, वो भी इन्हीं तीनों चीज़ों के कारण एडेप्टेड है। तो कोई भी अगर पर्टिकुलर हम यहाँ के लिए एडेप्टेड हैं, हम इस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, अगर हमें ले जा करके लेह लद्दाख में रख दिया जाए, हम एडेप्ट नहीं हो सकते वहाँ के लिए। क्यों? क्योंकि इवन वहाँ पे जो सैनिक लेह लद्दाख में जाते भी हैं तो उनको पहले वहाँ रहने के लिए एडेप्ट कराया जाता है। डायरेक्ट नहीं -47 में भेज दिया जाता है, -40 में -30 में डाल दिया जाता है उनको। पहले उनको 0 -5 -10 ऐसे कर करके धीरे धीरे टेम्परेचर एडेप्ट कराया जाता है। 3 महीने से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर उनको ले जाकर के -40 में रखा जाता है। डायरेक्ट नॉर्मली हमें अगर भेज दिया है, हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, हो सकता है डेथ तक हो जाए हमारी। तो इस फिनोमिनन मतलब हमारे में वो क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेज आएंगे जिसके कारण हम एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन को एडेप्ट कर सकें। तो इसमें अलग अलग है। अब ये देखो है क्या, एक्चुअल में प्लांट एडेप्टेशन और एनिमल एडेप्टेशन अलग अलग दे रखा है। तो आइए पहले देखते हैं हम प्लांट एडेप्टेशन। प्लांट एडेप्टेशन, अब प्लांट में क्या क्या है। तो प्लांट एडेप्टेशन में अगर देखा जाए, मैं सभी का बता दे रहा हूँ, हालांकि ओवरऑल बता दे रहा हूँ। इसमें हालांकि दिया नहीं है आपके उसमें एनसीईआरटी में अलग अलग कि एक्वेटिक का क्या है, डेजर्ट का क्या है। बुक में तो हालांकि आपके सिर्फ डेजर्ट का दे रखा है, डेजर्ट प्लांट का दे रखा है। मैं डेजर्ट प्लांट और एक्वेटिक प्लांट, जीरो हाइड्रोफाइटिक सबका बता देता हूँ। अब डेजर्ट प्लांट के क्या क्या एडेप्टेशन है, अभी बताया भी था कि डेजर्ट प्लांट होते हैं जो कि वाटर की स्कार्सिटी में वो सर्वाइव करते हैं। तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप होती है जो वाटर को स्टोर कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्लांट की एक नंबर बात करते हैं रूट की, तो रूट की मॉर्फोलॉजी क्या होगी कि रूट की मॉर्फोलॉजी ये होगी कि डीप रूटेड होंगे, डीप रूटेड होंगे। और अगर डीप रूटेड होंगे तो कैसा रूट होगा? टैप रूट होगा। सेकंड स्टेम, स्टेम जो होगा वो या तो सकुलेंट होगा या सॉर्ट होगा, और ये कह लो कि बहुत हेवी नहीं होगा। स्टेम जो होगा या तो सकुलेंट होगा, सकुलेंट जैसे कैक्टस में होता है, कैक्टस में होता है ओपुंसिया, या फिर बुशी होगा, या श्रबी होगा, या फिर ये कह लो कि शॉर्ट होगा और ब्रांच्ड होगा, मतलब ट्री लाइक नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा लीव्स का क्या होगा? तो अगर हम लीव्स की बात करेंगे तो लीव्स में देखोगे तो लीव्स क्या होती है? नैरोड लीव्स। नैरोड मतलब उसकी जो लीव्स की क्या कहते हैं, लेमिना होगी, वो नैरोड होगी। तो इसको ये बोलते हैं कि नैरोड लीव्स, नैरोड होगी। नैरोड लीव्स के अलावा उसमें सनकिन एस्टोमेटा होंगे। सनकिन एस्टोमेटा का मतलब ये हो गया, सनकिन एस्टोमेटा मीन्स एस्टोमेटा कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल और थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। एस्टोमेटा कवर्ड विथ क्यूटिकल, ये कह सकते हो एस्टोमेटा कवर्ड विथ क्यूटिकल। एस्टोमेटा जो होगा वो क्या होगा? क्यूटिकल से कवर्ड होगा, उसके चारों ऊपर से क्यूटिकल होंगे जो वाटर लॉस को रोकेगा। या फिर एस्टोमेटा कैसा होगा बताया था मैंने, एस्कोटोएक्टिव टाइप एस्टोमेटा, या क्या होगा? एस्कोटोएक्टिव, एस्कोटोएक्टिव टाइप एस्टोमेटा, एस्कोटोएक्टिव टाइप एस्टोमेटा। ये पाया किस में जाता है? कैक्टस में या ओपुंसिया, ओपुंसिया में या कैक्टस में। इसकी खासियत ये होती है एस्टोमेटा की कि दीज एस्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। यानी कि एस्टोमेटा क्या होता है? दिन के समय बंद रहेगा, रात में ओपन होगा। रात में जब ओपन होगा तो रात में CO2 को ले लेगा, उस CO2 से मैलिक एसिड, मैलेट आयन के रूप में उसको स्टोर कर लेगा, इसलिए सकुलेंट हो जाते हैं। दिन में
जब लाइट आएगी तो वो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। अब अंदर का जो मेलोनेट आयन है वो अगेन कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, और वो पायरुविक एसिड एंटर करेगा बंडल स्थित सेल में। बंडल स्थित सेल में जाकर के क्या होगा, वहाँ पे C4 साइकिल के थ्रू ग्लूकोज बनेगा। इस तरह के साइकिल को हम बोलते हैं, इस तरह के प्लांट को बोलते हैं क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, कैम प्लांट बोलते हैं। द प्लांट दैट सिंथेसाइज फूड in absence of light, the plant which can synthesize food, या नहीं उल्टा हो जाएगा, द प्लांट which stores CO2 in absence of light and reduced it into carbohydrate in presence of light, उसको हम कैम साइकिल बोलते हैं। क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल होती है ये C4 साइकिल, ध्यान रहे ये C4 साइकिल होती है, लेकिन ये डिफर इसलिए कर जाती है क्योंकि रात में ये CO2 का स्टोरेज करते हैं और दिन में उसका रिडक्शन करते हैं, जबकि नॉर्मल प्लांट नहीं करेगा। नॉर्मल प्लांट स्टोरेज नहीं करता है, वो CO2 को ट्रैप करेगा और उसी के साथ साथ रिडक्शन करेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। रात में इसमें स्टोमेटा ओपन होगा, CO2 अंदर आ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, दिन में वो क्या करेगा, उस CO2 का रिडक्शन करेगा ग्लूकोज में। तो इसको बोलते हैं हम कैम प्लांट। तो ये डेजर्ट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है। अब एक्वेटिक प्लांट की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं। अगर एक्वेटिक प्लांट होगा तो देखो क्या होगा, अगर एक्वेटिक प्लांट होगा तो उसकी खासियत होगी कि लीव्स ब्रॉड होंगे, ठीक। ब्रॉड लीव्स होने के साथ साथ क्या होगा, उसकी लीव्स जो लीव्स होगी वो एपिएस्टोमेटिक होती है। मैं लिखते चलता हूँ थोड़ा सा। ये तो था डेजर्ट प्लांट की। डेजर्ट के बाद से एक्वेटिक की देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। अगर एक्वेटिक प्लांट है, डेजर्ट के बाद नेक्स्ट जो है वो है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट अगर है तो सबसे फर्स्ट क्या होगा उसकी एक्वेटिक प्लांट की, कि उसकी प्लांट बॉडी म्यूसिलेज की कोट से कवर्ड होती है। कंप्लीट प्लांट बॉडी इज कवर्ड विथ या कोटेड विथ, कवर्ड या कोटेड विथ म्यूसिलेजिनस सिथ, म्यूसिलेजिनस सिथ। म्यूसिलेजिनस सिथ से क्या होती है, कोटेड होती है। फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकंड कैरेक्टर क्या होगा कि लीव्स अगर दो तरह का होगा, या तो फ्री फ्लोटिंग होगा या फिर सबमर्ज्ड होगा। कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ पोर्शन सब उसका रूट जो होता है वो सब मतलब फ्री फ्लोटिंग विथ रूटेड होते हैं। मतलब रूट जो होगा वो नीचे सब उसका ग्राउंड में लगा होगा वाटर टेबल के, वाटर रिजर्वायर के, और जो बाकी प्लांट बॉडी लीव्स और स्टेम होगा वो प्लांट पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा। तो अगर फ्री फ्लोटिंग है, क्या है, फ्री फ्लोटिंग है, तो फ्री फ्लोटिंग में क्या होगी, लीव्स जो होगी वो लार्जर होगी। मतलब जैसे एक डेजर्ट में क्या था, नैरोड लीफ थी, और इसमें क्या होती है, वाइड लेमाइना होती है। फ्री फ्लोटिंग अगर होगी तो लेमिना क्या होगी, वाइड होगी। फ्री फ्लोटिंग अगर होगी तो लेमिना क्या होगी, वाइड लेमाइना, वाइड लेमाइना होगी। इसके अलावा एपिएस्टोमेटिक होगी। एपिएस्टोमेटिक मीन्स एपिएस्टोमेटिक, एस्टोमेटा लोकेटेड ऑन अपर सरफेस, क्योंकि उसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है डोर्सल पे होती है, वेंट्रल सरफेस जो होती है वाटर के कांटेक्ट में होती है। एस्टोमेटा हुआ अगर खोला तो पानी इंटर कर जाएगा उसमें, जिसके कारण एस्टोमेटा अपर सरफेस पे होता है, उसको एपिएस्टोमेटिक कहते हैं। उसमें एस्टोमेटा ओपन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इवेपोरेट करता है ताकि बॉडी में पानी एक्सेस ना हो, एपिएस्टोमेटिक होगी। इसके अलावा अगर सबमर्ज्ड है तो उसमें एस्टोमेटा नॉन फंक्शनल होती है, जिसको पोटैमोगेटोन टाइप कहते हैं। किस में होगी, अगर सबमर्ज्ड है तो उसमें क्या होगा, एस्टोमेटा जो होगा वो क्या होगा, नॉन फंक्शनल होगा। एस्टोमेटा नॉन फंक्शनल होगा, एंड दैट नॉन फंक्शनल एस्टोमेटा इज कॉल्ड पोटैमोगेटोन टाइप एस्टोमेटा। दैट एस्टोमेटा इज कॉल्ड पोटैमोगेटोन टाइप। Potamogeton type estomata means neither open nor close. These estomata neither open nor close.
तो ये जो एडेप्टेशन होती है एक्वेटिक की, इसके अलावा प्लांट बॉडी जो होती है इनकी सॉफ्ट होती है, और ये कह लो कि प्लांट बॉडी मतलब फ्लेक्सिबल होती है। इसमें मैकेनिकल टिश्यू जो होते हैं वो बहुत हाईली डेवलप नहीं होते हैं। प्लांट बॉडी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने का कारण ये होता है कि वाटर करंट के कारण बेंडिंग और ट्विस्टिंग ईजिली हो जाता है। एस्केलेरेनकाइमेटस टिश्यू नहीं होते हैं, या तो पैरेनकाइमेटस होगा या तो कॉलेनकाइमेटस होगा। एस्केलेरेनकाइमेटस होगा, लेस डेवलप होता है इनमें, क्योंकि इनमें मतलब बेंडिंग ट्विस्टिंग, उल्टा बोल दिया सॉरी, कॉलेनकाइमेटस लेस डेवलप होगा। इसमें अगर बेंडिंग ट्विस्टिंग होगा तो ये प्लांट बॉडी इसकी मतलब ब्रेक ना हो, टूटे ना, हार्ड रहेगा प्लांट बॉडी तो टूट सकता है। कॉलेनकाइमेटस में टूटने का डर ज़्यादा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो पैरेनकाइमा में होती है और बाकी एस्केलेरेनकाइमा में होती है। कॉलेनकाइमा होगा वो बहुत ज़्यादा बेंडिंग ट्विस्टिंग को टॉलरेट नहीं करेगा, टूटने का चांस ज़्यादा होता है उसमें। तो ये इसकी कंडीशंस होती है। मैकेनिकल टिश्यू बहुत हाईली डेवलप नहीं होते हैं इसमें, ज़्यादातर प्लांट पैरेनकाइमेटस होती है ये। तो ये थे एक्वेटिक प्लांट के एडेप्टेशन। जो इवन उसके फ्लावर जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके ऊपर भी म्यूसिलेज की कोट होता है और वो बोट शेप्ड होते हैं, पानी के ऊपर आसानी से तैरते रहते हैं और एक प्लांट से मतलब मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये था एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक प्लांट और जीरोफिटिक प्लांट। मीजोफिटिक का तो जानते हो मॉडरेट लीफ होगा, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं चाहिए, बहुत लेस भी नहीं चाहिए, डीप रूटेड भी नहीं होते हैं, सैलो रूटेड होते हैं, कुछ मॉडरेट होती है। ये तमाम मॉडरेट जो अपने आसपास देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो था प्लांट का। एनिमल का देखो क्या होता है। एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल में भी आपके बुक में दे रखा है, एक एलेंस रूल दे रखा है। अब एलेंस रूल के अकॉर्डिंग में देखो क्या क्या चेंजेज होते हैं प्लांट एडेप्टेशन के बाद। नेक्स्ट है एनिमल एडेप्टेशन। एनिमल एडेप्टेशन देखिए क्या होता है। अगर हम एनिमल एडेप्टेशन की बात करेंगे तो इनमें एक आपके बुक में जो दे रखा है एलेंस रूल, एलेंस रूल, इसके अकॉर्डिंग में यही दिया है कि द एनिमल्स दैट फाउंड इन कोल्डर रीजन, या और ये कह लो कि आर्कटिक रीजन, हैव शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज़ लाइक ईयर पिन्ना, स्नाउट, लिम्स, पाम, लिम्स यानी हाथ पैर, यानी कि जो कोल्डर रीजन के एनिमल होते हैं उनके एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि जहाँ से हीट लॉस ज़्यादा होता है, जैसे ईयर पिन्ना हीट लॉस ज़्यादा होता है वो छोटे होते हैं। लिम्स हाथ और पैर छोटे होते हैं, हीट लॉस ज़्यादा होती है। स्नाउट माउथ के आगे, जो डॉग में या काऊ बुफेलो में ब्लैक कलर का आगे लगा रहता है स्नाउट, नाक के ऊपर वाला हिस्सा, उसको स्नाउट बोलते हैं, वो छोटे होते हैं। पाम छोटे होते हैं, हीट लॉस ज़्यादा होती है। तो ये तमाम चीज़ें उसमें छोटी होती है ताकि हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। इसको एलेंस रूल कहते हैं। इसका ठीक उल्टा एक चीज़ और भी होता है। जो लोग हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं, उनमें देखना कि जो हीमोग्लोबिन काउंट होता है प्लेन में रहने वाले लोगों से ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन काउंट इन हिली एरियाज हैव हायर देन प्लेन एरियाज। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि व्हेन अ पर्सन प्लेन डेलर्स ट्रांसफर्ड इन हिली एरियाज देन व्हाट चेंजेज अकर्स। एक होता है अल्टीट्यूड सिकनेस। अब अगर हम प्लेन में रहने वाले हैं, हम अगर हिली एरिया में जाते हैं तो क्या क्या चेंजेज आएगा। सबसे पहला चेंजेज ये हो जाता है कि हमारे ब्लड में आरबीसीज काउंट जो होती है, ध्यान रखना, नॉट साइज, काउंट का मतलब नंबर। आरबीसीज का नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा उस कम ऑक्सीजन को फुलफ़िल करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आरबीसी ज़्यादा बनेगा कि थोड़ा थोड़ा भी अगर ऑक्सीजन लेगा आरबीसीज तो वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देगा, तो हमारी आरबीसीज इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा ये पूछा जाता है, हालांकि जो ये अल्टीट्यूड सिकनेस है इसको दो तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन को। अल्टीट्यूड सिकनेस कि अगर हम व्हाट इज अल्टीट्यूड सिकनेस व्हेन प्लेन ड्वेलर्स या द पीपल लिविंग इन प्लेन एरियाज माइग्रेट टू हिली एरियाज शोज अल्टीट्यूड सिकनेस या शोज हार्ट पैल्पिटेशन, बहुत तेज़ी से हार्ट बीट होने लगेगा, नोजिया, जी मिचलाने लगेगा, वोमिटिंग, इसके अलावा नर्वसनेस, हेडेक, ये तमाम चीज़ें होने लगेगा। कई बार तो माउथ से और नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। ये हार्ट अल्टीट्यूड सिकनेस की मतलब क्या कहते हैं, साइन है या सिम्टम है। इसको ओवरकम करने के लिए, अल्टीट्यूड सिकनेस को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है कि आरबीसीज का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है।
रीज़न ये होता है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, उस ऑक्सीजन की कमी में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए क्या होने लगता है, हमारे में आरबीसी काउंट इंक्रीज होने लगता है। तो ये पूछ दिया जाता है कि भाई कोई अगर स्कूल ट्रिप है, लेह लद्दाख चला गया या कुल्लू मनाली चला गया, वहाँ पे जाने के बाद लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वही लिख देना उसमें, नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट पैल्पिटेशन, नर्वसनेस, हेडेक, ये तमाम चीज़ें होने लगती है। हाउ देयर बॉडी ओवरकम, कुछ समय बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो बॉडी ओवरकम इट बाई इंक्रीजिंग द आरबीसीज काउंट, हमारी बॉडी जो उसको ओवरकम करती है वो कैसे करती है, आरबीसीज काउंट को इंक्रीज करके करती है। आरबीसी काउंट जब एक बार बढ़ जाएगा धीरे धीरे सॉरी ऑक्सीजन की फुलफिल होने लगेगी, रिक्वायरमेंट फुलफिल होने लगेगी। सॉरी एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डीप ओशंस में पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, या ऐसे भी होते हैं जो हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, जैसे थर्मस एक्वेटिकस। तो जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। आर्ची बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हैं, आर्ची बैक्टीरिया के 3 टाइप्स है, कौन कौन है, पढ़े होंगे आप लोग भी। एक होते हैं मिथेनोजेंस, दूसरे होते हैं थर्मोएसिडोफिल्स, और तीसरे होते हैं हैलोफिल्स। तो जो थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं ये हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अब ये कैसे सर्वाइव करते हैं, तो इनके अंदर एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है टॉक पॉलीमरेज, T फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वेटिकस। टॉक पॉलीमरेज ये एंजाइम जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे भी एक्टिव रहता है, वहाँ पे डीएनए का क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कर लेता है, या इनकी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है। तो ये लिख सकते हैं कि उनके अंदर एक एंजाइम होता है थर्मोस्टेबल एंजाइम या मोस्ट रेजिस्टेंट एंजाइम एट हीट, टॉक पॉलीमरेज, जिसका कारण वो सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ ऐसी फिशेज हैं जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे बहुत इतने कोल्डर है उसके बाद भी वो सर्वाइव कर जाती है, तो उनके बॉडी के नीचे फैट का मोटा लेयर होता है जिसको ब्लबर कहते हैं। वो ब्लबर जो होता है इंसुलेटर का काम करता है, उनके बॉडी के अंदर ब्लबर होता है जो इंसुलेटर का काम करता है, और उसके अंदर उनके बॉडी के अंदर उतने लो टेम्परेचर को एंटर नहीं करने देता है, जिसका कारण वो बड़ी आसानी से सर्वाइव कर जाती है। उसी तरह से दिया होगा कि जो बहुत सारे जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, जैसे कंगारू रेट है, तो उनकी बॉडी में क्या होता है कि फैट ऑक्सीडाइज होता है। जब फैट ऑक्सीडाइज होगा तो उससे पानी जो निकलेगा उससे उनके बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ऐसे ही कुछ अदर है एनिमल्स हैं, जब उनको धूप विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा तो सन के प्रेजेंस में जाएंगे बॉडी को हीट करने के लिए, बास करने के लिए, और बहुत ज़्यादा जब वार्मर कंडीशन होगा, समर कंडीशन होगा, तो वो किसी शैडो रीजन में जाते हैं बॉडी को कूल करने के लिए, या ज़मीन के नीचे चले जाते हैं बॉडी को कूल करने के लिए। तो ये अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह से अपने बॉडी को एडेप्टेड करते हैं। तो इनमें यही तीनों आ जाएंगे, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। अब मॉर्फोलॉजिकल में क्या चेंज हो जाएगा कि जो एलन सुरोल में बताए थे कि भाई उसके स्नाउट, ईयर, लिम्स और पाम छोटे हो जाएंगे। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो जाएगा कि बॉडी के अंदर पूरा फैटी लेयर होगा, ब्लबर होगा। बिहेवियरल चेंजेस क्या हो जाएंगे कि जब कोल्ड रहेगा तो धूप में जाएगा, जब समर रहेगा तो छाँव में जाएगा, बिहेवियर चेंज होता रहेगा। तो ये तमाम मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर कंडीशन में, पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में एडेप्टेड होने के लिए हेल्प करता है। ये था एडेप्टेशन। ओके, थैंक यू।